सीजीव्यापम द्वारा अभी तक पूछे गए क्वेश्चंस को एक सीरीज के द्वारा हम समझ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में 2016 का जो टीटी एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2017 टीटी एग्जाम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में इंग्लिश पेडागोजी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलेंगे और सभी क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सीजीव्यापम के द्वारा अभी तक पूछा गया है। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेपर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन थे, फिर हम चलेंगे पेपर 2 के लिए। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीच डिसऑर्डर। नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा स्पीच डिसऑर्डर नहीं है। देखिए स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है, बोलने में अक्षमता, है ना। तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है। मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, वॉइस डिसऑर्डर है और आर्टिकुलेटरी डिसऑर्डर है। देखो चारों को समझ लेते हैं एक बार क्या क्या होता है। मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, आकृति या बनावट से संबंधित डिसऑर्डर। जो शब्द है ना, उसकी रचना किस तरह से है उससे संबंधित डिसऑर्डर होते हैं। कई बार बच्चों को शब्दों की बनावट को समझ नहीं पाते और उसके कारण से उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि उसके बनावट को ही नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा है फ्लुएंसी संबंधित डिसऑर्डर। फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह संबंधित, किसी भी चीजों को धारा प्रवाह न बोल पाना। वॉइस संबंधित डिसऑर्डर, वॉइस मतलब जो उनके उच्चारण है ना, या आवाज है वो प्रॉपर ना हो पाना, है ना, या गले से संबंधित प्रॉब्लम होना। और चौथा है आर्टिकुलेटरी डिसऑर्डर। आर्टिकुलेटरी डिसऑर्डर क्या होता है, ये होता है स्पष्ट उच्चारण से संबंधित, ठीक है, किसी भी चीजों का उच्चारण को स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते बच्चे। तो देखिए अब यहाँ पर चारों ऑप्शन जो दिख रही है उसमें हम पूछा क्या गया है, स्पीच से संबंधित डिसऑर्डर कौन सा नहीं है पूछा गया। स्पीच मतलब बोलने से संबंधित डिसऑर्डर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये ऑप्शन 1 ही स्पीच से संबंधित नहीं, बाकी ये तीनों स्पीच से संबंधित है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। विच इज द मोस्ट सुटेबल रिसोर्स अ टीचर हैज फॉर टीचिंग वोकेबलरीज। वोकेबलरी या शब्दकोश पढ़ाते समय टीचर के बाद सबसे अच्छा और सुटेबल रिसोर्स कौन सा होता है। तो देखिए क्या पढ़ाना है, वोकेबलरी पढ़ाना है। तो देखिए टैप रिकॉर्डर, पिक्चर और टेलीविजन, ये तीनों चीजें ना वोकेबलरी से नहीं बल्कि प्रोनाउंसिएशन समझाने के लिए ज्यादा उचित होगा, ठीक है। जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, टेलीविजन हो गया, कुछ बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पर शब्दकोश सिखाना है तो टेक्स्ट ही सबसे अच्छा रिसोर्स होता है एक टीचर के पास, है ना, शब्दकोश या वोकेबलरी सिखाने के लिए। याद रखिएगा कौन सा, टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड रिटन फॉर्म्स प्रोवाइड। क्या करने में, लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने में, है ना, या सीखने में जो ग्रामर की भूमिका होती है वो कैसी होती है, ये पूछा गया है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को बोलने में या सीखने में ग्रामर की भूमिका किस तरह से होती है। टेक्निक्स फॉर राइटिंग, राइटिंग टेक्निक्स को सुधारने के लिए ग्रामर होती है, कंटेंट के लिए ग्रामर होती है, या एक फ्रेमवर्क या स्केलेटन के रूप में काम करता है, या सेटिस्फैक्शन के लिए ग्रामर होती है। अगर आप चारों ऑप्शन अच्छे से देखेंगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो ग्रामर होती है ना वो एक तरह का फ्रेमवर्क होता है, किसी भी लैंग्वेज का रूपरेखा डिसाइड करता है ना, उस किसी भी भाषा का या किसी भी लैंग्वेज का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा भाई, कि जो ग्रामर की भूमिका होती है वो किसी भी भाषा की रूपरेखा तय करने के रूप में होती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड करता है ग्रामर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। 1, 2, 3 और 4 स्टेटमेंट दिया गया है। जो सबसे उचित स्टेटमेंट है, एप्रोप्रिएट मतलब उचित स्टेटमेंट है, उसको चूज करना है, ठीक है। राइटिंग इज सुप्रीम, राइटिंग सबसे ऊपर होता है। स्पीच इज सुप्रीम, स्पीच मतलब ये जो बोलना होता है वो सबसे ऊपर होता है। राइटिंग एंड स्पीच डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर, राइटिंग और स्पीच या बोलना क्या होता है, एक दूसरे को प्रभावित या इन्फ्लुएंस नहीं करता। तीनों गलत नजर आ रही है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। राइटिंग सिस्टम्स में डिराइव्ड फ्रॉम स्पीच इन अ हिस्टोरिकल सेंस। राइटिंग सिस्टम क्या होता है, हिस्टोरिकल सेंस में स्पीच से ही डिराइव होती है, बट इन मॉडर्न सोसाइटी द डिपेंडेंस इज म्यूचुअल। लेकिन अब मॉडर्न सोसाइटी में जो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है ना वो क्या है, म्यूचुअल है, मतलब आपसी निर्भर होते हैं एक दूसरे के ऊपर। कौन कौन सा, राइटिंग और स्पीच, बोलना और लिखना, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा गया था। थारो डायग्नोसिस विथ अ प्री टेस्ट पहला, दूसरा फ्रीक्वेंट प्लान रेमेडियल लेसन और तीसरा कोऑपरेशन विद द पेरेंट्स। तीन चीजें दी गई है। विच ऑफ द अबव आर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। जो तीनों है, तीनों में एक रेमेडियल टीचिंग का, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है बोला गया है ना। क्या क्या है देख लो एक बार। थॉरो डायग्नोसिस विद अ प्री टेस्ट, प्री टेस्ट के द्वारा कंप्लीट, है ना, संपूर्ण क्या करना, उसका उपचार करना या पहचान करना चीजों को, उसकी कमियों को, और उसके बेस पर आगे अपना उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना, ये भी क्लियर है। फ्रीक्वेंट प्लान रेमेडियल लेसन्स, है ना, बहुत ही अच्छे और प्लानिंग रेमेडियल लेसन्स कराना, ये भी
क्लियर है ना, उपचारात्मक शिक्षण में। और कोऑपरेशन विद द पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ कोऑपरेशन ये भी जरूरी है भाई, तभी उपचारात्मक शिक्षण मतलब समझते हैं ना, जो लर्निंग गैप हो गई है, बच्चे सीख नहीं पाए हैं, उसको सिखाने या समझाने के लिए एक स्पेशल क्लास लिया जाता है जिसको उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल क्लास बोला जाता है। तो तीनों सही है कि नहीं, तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 को। गैदरिंग ओनली फैक्ट्स विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंटेंट वाइल लिसनिंग। सुनते समय क्या करना, वाइल लिसनिंग, वाइल मीन्स के दौरान, सुनते समय सिर्फ क्या करना, गैदर करना मतलब इकट्ठे करना। गैदरिंग ओनली फैक्ट्स, सिर्फ ना फैक्ट्स को कलेक्ट करते जाना। विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, पूरा कंटेंट को समझे बिना, कोई कुछ बोल रहे हैं और उसका पूरा कंटेंट मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या क्या बातें, कौन कौन सी बातें अपने उस बोलने के दौरान वो यूज़ कर रहा है, उन सारी चीज़ों को केयर करते बिना सिर्फ मेन फैक्ट है ना, सिर्फ ओनली फैक्ट्स को गैदर करना, ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये है एक तरह का बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल में एक तरह का बाधा या बैरियर है इस तरह का सुनना या इस तरह का लिसनिंग, ठीक है। देखो 4 ऑप्शन दिया है, स्ट्रैटेजी ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, तो ओरल कम्युनिकेशन बोल दिया, तो ये तो लिसनिंग पहले ही बोला है ना, तो ये कट गया। बैरियर ऑफ स्पीकिंग इफेक्टिवली, स्पीकिंग इफेक्टिवली बोला है, वो भी कट गया। तो स्ट्रैटेजी ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग और बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग, 2 ऑप्शन था, तो स्ट्रैटेजी नहीं होता ये किसी तरह का, है ना, किसी बीच बीच के चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को ध्यान ना देना, सिर्फ फैक्ट को सुनना, वो क्या है, एक तरह का बैरियर है। बैरियर क्यों है? क्योंकि अगर इस तरह का लिसनिंग करते हैं ना, तो एक्चुअली वो क्या क्या बातें बोलना चाह रहा है उसमें कई चीज़ों को छोड़ देते हैं, है ना, सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते। तो इस तरह से किसी भी चीज़ों को ध्यान देकर ना सुनना, सिर्फ फैक्ट पर क्या करना, कंसंट्रेट करना, वो बैरियर है पूरी तरह से सुनने में और इफेक्टिव लिसनिंग करके चीज़ों को अच्छे से क्लियरली समझ पाने में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बैरियर टू द इफेक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 में। क्वेश्चन नंबर 82 है, एज अ टेस्ट ऑफ एबिलिटी इन लर्निंग लिसनिंग रीडिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग, द ओनली फेवरेबल थिंग्स अबाउट ट्रांसलेशन इज। एज अ टेस्ट ऑफ एबिलिटी, दक्षता टेस्ट करने में, कौन सा दक्षता, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का। द ओनली फेवरेबल थिंग्स अबाउट ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन से रिलेटेड सिर्फ एक जो फेवरेबल या अच्छी बातें हैं वो कौन सी है, ठीक है। फेवरेबल थिंग्स मतलब अच्छी बातें। देखो पहला, ट्रांसलेशन क्वेश्चंस आर इजी टू सेट, ट्रांसलेशन के क्वेश्चन क्या होते हैं, सेट करने में इजी होते हैं, तो नहीं, ये उतना फेवरेबल चीज़ नहीं है। दूसरा, ट्रांसलेशन इज स्लो टू ग्रेड, ग्रेडिंग में ट्रांसलेशन क्या है, स्लो होते हैं, वो भी, ये भी सही नहीं है। इट एनकरेज द अब्यूज ऑफ ट्रांसलेशन इन द क्लासरूम, अब्यूज मीन्स क्या होता है, अपशब्द का यूज करना, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। अब देखिए 4 ऑप्शन है, 3 आंसर हमको गलत लग गए, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वही इसका सही आंसर होगा, है ना। द ग्रेडिंग ऑफ ट्रांसलेशन टेंड्स टू बी अनरिलायबल बिकॉज ऑफ द वेरियस वेज टू ट्रांसलेट विच द स्कोरर्स मे और मे नॉट अलाउ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि जो सीखने वाले हैं को ट्रांसलेशन के अलग अलग तरीके सिखाकर और अलग अलग वे में बच्चों को समझाकर चीज़ों को समझाया या सिखाया जा सकता है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर फैक्टर इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकेंड लैंग्वेज अर्जन जो होती है एक्विजिशन, है ना, उसमें लर्नर फैक्टर कौन सा नहीं है जो एक्विजिशन को प्रभावित करेगा, यही पूछा है ना, ठीक है। तो देखो, एज, हेल्थ, इंटेलिजेंसी और एप्टीट्यूड, 4 चीजें दिया गया, उम्र, स्वास्थ्य, इंटेलिजेंसी, है ना, या बुद्धिमत्ता और दक्षता। तो देखिए हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है जो ना एक्विजिशन को प्रभावित नहीं करता, याद रखिएगा, अर्जन या नए भाषा सीखने को या सेकंड लैंग्वेज सीखने को प्रभावित नहीं करता। हालांकि जो स्वास्थ्य है वो सीखने में रुचि को कम कर सकता है, लेकिन जो सीखने की क्षमता है उसको किसी भी तरह से कम नहीं कर सकता, ठीक है। एज, इंटेलिजेंसी और एप्टीट्यूड उसमें उसको प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा कि भाई सीखने वाले में या नया लैंग्वेज सीखने में हेल्थ क्या है उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 में, अ चाइल्ड लर्न्स द फर्स्ट लैंग्वेज थ्रू, जो बच्चा होता है वो पहला लैंग्वेज किसके द्वारा सीखता है, स्पीच, रीडिंग, राइटिंग की मिस्टेक। तो देखिए अभी बच्चा कुछ सीखा ही नहीं है तो मिस्टेक करने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। राइटिंग तो अभी सीखा नहीं, रीडिंग भी नहीं सीखा, स्पीच मतलब होता है बोलना, बोल कर ही सीखा जा सकता है किसी भी लैंग्वेज को, फर्स्ट लैंग्वेज को। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है वो बड़ों से सीखकर उसको बोलने की कोशिश करता है। यहाँ पर लिसनिंग तो दिया नहीं है ना, लिसनिंग दिया रहता तो हो सकता वो आंसर आ जाता, ठीक है, लेकिन लिसनिंग देने सीधा स्पीच या बोलना दिया हुआ। स्पीच मतलब जहाँ जहाँ पर स्पीच आया है ना उसका मतलब होगा स्पीकिंग, है ना, बोलना। तो छोटा बच्चा क्या करता है, सबसे पहला किसी भी लैंग्वेज को बोलकर सीखता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिक्टेशन डज नॉट टेस्ट, डिक्टेशन जो होती है वो किस चीज को टेस्ट नहीं करता। अब डिक्टेशन क्या होती है,
एक टीचर किसी भी चीज़ों को बोलते जाता है और बच्चे उसको लिखते जाते हैं प्रॉपर वे में सही स्पेलिंग के साथ। तो वो किस चीज़ को टेस्ट नहीं करता बोला है, तो देखो स्पेलिंग को तो टेस्ट करता है। स्पेलिंग टेस्ट करने के लिए होती है डिक्टेशन, वर्ड ऑर्डर टेस्ट करने के लिए भी होती है डिक्टेशन कि भाई जो टीचर बोलते जा रहे हैं बच्चे उसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख पा रहा है कि नहीं। रिकॉग्निशन ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ड्स को सही से फॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए भी होता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, सम प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मीन्स होते हैं सुर परिवर्तन, मतलब जो ध्वनि यूज कर रहे हैं टीचर उसमें परिवर्तन, ऊपर नीचे जो टोन है उसमें। तो डिक्टेशन का ना इससे कोई संबंध नहीं है भाई, है ना। सुर परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है या ध्वनि के परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। तो अब तीनों ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा कि ये नहीं है। ठीक है, डिक्टेशन में सुर परिवर्तन या इन्फ्लेक्शन का टेस्ट नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द लिमिटेशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज दैट। जो ओरल कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन मतलब माउथ टू माउथ जो बातें होती है उसका लिमिटेशन या उसमें क्या कमी होती है ना, उसकी कमियां क्या है। इट इज इरिवर्सिबल, व्हाट इज सैड कैन नॉट बी टेकन बैक। अब यही आंसर हमको सही लग रहा है कि जो ओरल कम्युनिकेशन होती है ना वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मीन्स उसको एक बार जो बोल दी उसको हम वापस नहीं ले सकते, है ना। यहाँ पर देखो लिखा है व्हाट इज सैड कैन नॉट बी टेकन बैक, तो यही इसकी कमी है। बाकी जो फॉर्म होती है कम्युनिकेशन के, रिटर्न फॉर्म या कोई भी फॉर्म, उसको वापस लिया जा सकता है, मिटाया जा सकता है लिखी हुई चीज़ों को, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में, द इफेक्टिवनेस ऑफ लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द स्पीकर्स एबिलिटी टू यूज। इफेक्टिवनेस ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा का प्रभावशीलता होती है, इफेक्टिवनेस, ठीक है, वो बोलने वाले की कौन से क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो किसी भी भाषा को बोलने वाला है, ऐसा क्या चीज होती है जो उसको प्रभावशीलता को दिखाता है। उसके द्वारा लॉन्ग सेंटेंस यूज करना, फॉरेन वर्ड यूज करना, फिगर ऑफ स्पीच को यूज करना कि सिंपल लैंग्वेज यूज करना। तो देखिए याद रखिएगा हमेशा, किसी भी लैंग्वेज स्पीकर या बोलने वाला के द्वारा जितना ज़्यादा हो सके सिंपल भाषा में अपने बातों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, यही इस चीज़ को शो करता है कि वो कितना अच्छा या प्रभावी स्पीकर है। जो सुनने वाले हैं उस तक जो बातें हैं या जो लैंग्वेज है वो कितनी सरलता या आसानी के साथ वो पहुंचा पाता है, यही उसकी दक्षता है, यही उसकी एबिलिटी को शो करता है। ठीक है, एक अच्छा स्पीकर या एक अच्छा एबिलिटी वाला स्पीकर वही होता है जो ज़्यादा लंबे लंबे सेंटेंस यूज न करे, ज़्यादा फॉरेन वर्ड यूज न करे, ठीक है, चीज़ों को आसानी से और सिंपल वे में अपने सुनने वाले तक पहुंचा दे, वही एक अच्छा प्रभावी स्पीकर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 को। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आर, तो ये सभी को पता है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल कौन कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, ठीक है, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज फॉल्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग का जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा है ना, भाषा शिक्षण का सिद्धांत, देखिए इन सारी चीज़ों को हम चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर को इंग्लिश पेडागोजी का पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं ना। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, उसमें क्या बोला गया है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। पहला, टीच रीडिंग एंड राइटिंग फर्स्ट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग नेक्स्ट। तो यही देखो शुरू में ही गलती निकल गई। क्या बोला गया है, टीच रीडिंग एंड राइटिंग फर्स्ट, पढ़ना लिखना पहले सिखाओ, फिर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना सिखाओ। तो देखिए किसी भी लैंग्वेज को सिखाने में ऐसा नहीं होता। ये प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में क्या है, सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, सुनना, फिर क्या सीखता है, बोलना, फिर सीखता है पढ़ना और आखिरी में सीखता है लिखना। तो LSRW हम जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा कि यही फॉल्स है सबसे पहली चीज। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ये है फर्स्ट पेपर में CGTT के इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन। अब आगे हम और देखने वाले हैं सेकंड पेपर का, है ना। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करते चलिएगा और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अ नेचुरलिस्टिक लैंग्वेज सैंपल कैन बी ऑब्टेन बाय, प्राकृतिक रूप से भाषा को सीखा जा सकता है। कैसे सीखा जा सकता है, हैविंग अ स्टूडेंट रिसाइट अ पोयम, स्टूडेंट के द्वारा पोयम को क्या कर पोयम को पढ़कर या दोहराकर, ठीक है। हैविंग अ स्टूडेंट रीड द पैसेज पढ़कर, इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स व्हाइल प्लेइंग अ गेम और हैविंग अ कन्वर्सेशन, खेलते समय बच्चों के साथ इंटरैक्ट करके, इंटरैक्ट मतलब उनके साथ अंतःक्रिया या बातचीत करके, और चौथा है इंटरव्यूइंग द स्टूडेंट, बच्चों को इंटरव्यू कराकर। तो आप बताइए कौन सा सही आंसर होगा। इंटरेक्शन, बच्चों के खेल के दौरान जो उनसे इंटरेक्शन होती है, बातचीत होती है, वही सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका होता है नेचुरल या प्राकृतिक रूप से लैंग्वेज को सिखाने का या समझाने का। ठीक है, ये तो हुए प्राइमरी सेक्शन में जो पूछे गए थे 2017 CGTT में उनके इंग्लिश पेडागोजी के सारे क्वेश्चन। अब हम चलेंगे सेकेंड पेपर में इंग्लिश पेडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें।
चलिए, तो ये है पहला क्वेश्चन। सेकेंड पेपर 2017 सीजीटीटी का सेकेंड पेपर हुआ था, उसका फ्लुएंसी डिसऑर्डर इंक्लूड्स फ्लुएंसी डिसऑर्डर। फ्लुएंसी डिसऑर्डर मतलब वही जो धारा प्रवाहिता में जो अक्षमता होती है वो क्या इंक्लूड होता है? वॉइस, स्पीच, स्टटरिंग और की तीनों। वॉइस मीन्स होता है आवाज से संबंधित, पिच मीन्स होता है जो बोलने के समय उतार चढ़ाव जो होती है वो, स्टटरिंग मीन्स होता है चीज़ों को क्लियरली नहीं बोल पाना, है ना, जिसको तुतलाना भी बोलते हैं, स्टटरिंग करना। तो अब तीनों आंसर सही होगा, यही तीनों संबंधित है किससे? फ्लुएंसी डिसऑर्डर से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, कि तीनों फ्लुएंसी डिसऑर्डर से संबंधित बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज। दो या दो से अधिक लोगों के साथ अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना, तो वो क्या है भाई? वो है कम्युनिकेशन, है ना, बातचीत, कम्युनिकेशन, संचार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्ट्रैटेजी यू फॉलो टू अंडरस्टैंड एंड आंसर एन अनसीन पैसेज। इजी क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द स्ट्रैटेजी, अपना जो स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं अनसीन पैसेज को सॉल्व करते समय या समझते समय, उस करेक्ट स्ट्रैटेजी को पहचानना है। तो क्या क्या करते हैं हम? स्कैन द इंटायर टेक्स्ट। जब भी हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं सबसे पहले पूरे टेक्स्ट को स्कैन करते हैं या देखते हैं। फोकस ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। फाइंड द मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज, और आइडिया के मेन आइडिया को पहचानते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा कि सही सारी चीजें संबंधित है किससे? किसी भी अनसीन पैसेज को बनाते समय जो भी हम स्ट्रैटेजी अपनाते हैं उससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द गैप डेवलप्ड बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी बेस्ट फील्ड बाय। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो गैप हो गई है उसको फिल करने के लिए क्या किया जाता है? के लिए रेमेडियल टीचिंग कराया जाता है ना, उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, यूज ऑफ मल्टीमीडिया, टेक्स्ट बुक रीडिंग, नन ऑफ अबव, ये सारी चीजें हैं, तो रेमेडियल टीचिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। इंग्लिश पढ़ाने का जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है वो उसको और कौन से नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसको आप पढ़े होंगे, तो मॉडर्न मेथड, क्लासिकल मेथड, नेचुरल मेथड की ओरल मेथड। देखिए, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है लैंग्वेज को पढ़ने का वो क्लासिकल मेथड कहलाता है। इस मेथड में क्या करते हैं? चीज़ों को ग्रामेटिकली ग्रामर के हिसाब से ट्रांसलेट कर करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट कर करके। लेकिन ये मॉडर्न मेथड नहीं है। मॉडर्न मेथड में एकदम से ग्रामेटिकली चीज़ों को ट्रांसलेशन में ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि समझ के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो इसको प्राचीन मेथड या पुरानी मेथड भी बोला जाता है, क्लासिकल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 81 में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमको कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कराता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए, किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ना हम 3-4 तरीकों से जानते हैं, क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंसेस, 3 चीजें। तो जो कंप्लीट मीनिंग हमको प्रोवाइड कराता है ना वो सेंटेंस कहलाता है। क्लॉज क्या कहलाता है? क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य, सेंटेंस मीन्स वाक्य, क्लॉज मीन्स उपवाक्य। उपवाक्य मतलब वो किसी सेंटेंस का ही किसी एक हिस्सा होता है और वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता कई बार, ठीक है। फ्रेज मीन्स भी वही है, किसी भी सेंटेंस का ही एक हिस्सा है फ्रेज भी, और लेकिन वो भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो जो अपने आप में कंप्लीट होता है बोल रहा है, तो सेंटेंस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 को। During an oral presentation, which is the base stage where you tell the audience the aim of your presentation. Presentation के दौरान वो कौन सा समय होता है जिस समय में आपको अपने सुनने वाले को, ऑडियंस को, आपके प्रेजेंटेशन का एम या उद्देश्य को आपको बताना चाहिए? तो बैकग्राउंड में जब रहे, तो इंट्रोडक्शन देते समय, कि कंक्लूजन देते समय, कि क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान? तो देखो, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो अपने जो भी ओरल प्रेजेंटेशन का, उसी समय एम को बता देना ज्यादा उचित होता है कि आपका उद्देश्य क्या है इस प्रेजेंटेशन का, ठीक है। बाद में बताओगे तो उसका कोई मतलब होगा क्या? तो इंट्रोडक्शन के दौरान उस चीजों को बताओ, ऑप्शन नंबर बी। इन ओरल कम्युनिकेशन व्हाट मैटर्स मोस्ट इज। ओरल कम्युनिकेशन के दौरान कौन सा ऐसा चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। व्हाट यू से, आप क्या बोलते हैं वो। व्हेन यू से, आप कब बोलते हैं वो। हाउ टू से इट, आप इसको कैसे बोलते हैं वो। कि वेयर टू से इट, आप कहाँ बोलते हैं वो। बताइए कौन सा चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। देखिए, किसी भी चीजों को बोलने में ना, हाउ टू से इट, आप उसको किस तरह से, आपका मैनर क्या है बोलने का, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। टाइम और क्या बोल रहे हैं उन सबसे ज्यादा मैटर करता है आप कैसे बोल रहे हैं, हाउ टू से इट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का रूल ऑफ लैंग्वेज कौन सा नहीं? तो मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, ये सभी तो लैंग्वेज के रूल है, ठीक है। फॉर्मलिज्म किसी भी तरह का रूल नहीं है लैंग्वेज का, तो आप याद रखिए फोनोलॉजी, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटेक्स, ये सभी क्या है? लैंग्वेज का रूल्स है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिडक्टिव मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग। डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड आप पढ़े हैं, वो किस चीज को पढ़ाने का मेथड है भाई? वो ग्रामर पढ़ने का मेथड है ना। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड क्या पढ़ने का? ग्रामर पढ़ने का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन ऑफ स्पीकिंग कंसिस्ट ऑफ।
बोलने को क्या करना, इवैल्यूएट करना या उसका मूल्यांकन करना, वो क्या क्या चीज़ें उसमें देखा जाता है, ठीक है, बोलने को मूल्यांकन करने में। इवैल्यूएशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ये तो देखा जाएगा ही, है ना, प्रोनाउंसिएशन को मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ऑफ इंटोनेशन, इंटोनेशन मतलब उतार चढ़ाव जो होती है ना बोलने में, वो भी देखा जाएगा। इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस भी देखा जाता है कि किस तरह से चीज़ों को बोला जा रहा है। ऑल ऑफ अबव इसका सही आंसर होगा, तीनों चीज़ों को देखा जाता है बोलने को मूल्यांकन करते समय। विच वन इज नॉट एन आर्टिकुलेटर, आर्टिकुलेटर मीन्स होता है उच्चारण संबंधी चीजें, ठीक है, किसी भी चीज को स्पष्ट उच्चारित करने से संबंधित चीजें। तो देखो उच्चारण, आर्टिकुलेटर, ठीक है, याद रखेंगे। तो उच्चारण करने में कौन सा हमको चीजें हम देखने को नहीं मिलेगा, टंग, लिप्स और टीथ, तीनों चीजें तो उपयोगी है आर्टिकुलेशन में। फेस क्या है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि आर्टिकुलेटर में क्या शामिल नहीं है, फेस शामिल नहीं है, बाकी टंग, लिप्स, टीथ सब शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉसिबल फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज, कौन सा डिसऑर्डर, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। फोनोलॉजी मतलब संबंधित है ध्वनि से रिलेटेड, उच्चारण या ध्वनि से रिलेटेड, कि किसी भी चीज को किस तरह से उच्चारित करते हैं, ध्वनि क्या होता है, तो उससे संबंधित डिसऑर्डर कौन सा है इसमें बोला गया है। देखो, सेइंग सीन फॉर शीन, शीन की जगह में सीन बोलना। सेइंग पापा फॉर फादर, फादर की जगह में पापा बोलना। फाल्ट की जगह, फेल की जगह में फॉल्ट बोलना, कि वांट की जगह में वांटेड बोलना। तो ध्वनि से रिलेटेड डिसऑर्डर क्या है भाई, एक ही तरह के जो प्रोनाउंसिएशन वाली चीजें होती है उसको नहीं बोल पाए, जैसे शीन बोलना है उसको और वो क्या बोल रहा है, सीन बोल रहा है। तो यही है क्या, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। बाकी इधर का तो कोई मेल ही नहीं है, फादर के जगह पापा थोड़ी नहीं बोलेंगे, कोई फेल के जगह फेल्ड भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू डेवलप, इंग्लिश पढ़ाने का या कोई भी लैंग्वेज पढ़ाने का पहला उद्देश्य क्या होता है, पहला उद्देश्य या पहला स्टेप क्या है। तो देखिए, लिसनिंग स्किल डेवलप करना ही पहला उद्देश्य है, तभी तो आगे के चलेंगे ना भाई, हम चरणबद्ध चलते हैं, पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, है ना, तो पहले सुनना सिखाना ही पहला उद्देश्य है, तो यही ऑप्शन होगा सही, लिसनिंग स्किल ही सिखाना पहला ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी लैंग्वेज को सिखाने में। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया मटेरियल इंक्लूड्स, मल्टीमीडिया में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, तो टेक्स्ट, एनिमेशन, इमेज, ये सारी चीज़ें शामिल होती है मल्टीमीडिया में, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी।